गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू आर एस आर सीकर यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आर एस आर सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हम आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए इस सेशन में 15 ऑलमोस्ट वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। तो अपने दोस्तों के बीच आप लोग इस सेशन को शेयर भी करिए। और ये एक छोटा सेशन है, इसमें आप लोगों के तकरीबन 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो वन डे कंपटीशन जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आप इन 15 क्वेश्चंस को देखिए, इनमें से कितने का आप लोग जवाब कर पाए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 15 में से आपका कितना सही हो रहा है। तो आप लोग खुद का आंकलन करिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, डोंट वेस्ट टाइम। तो देखो, पहला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पढ़िए आराम से क्वेश्चन को और इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है एम कोष यानी एम सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल्स? तो ये आप लोगों को क्लास में ये सेशन दिया गया है, बताया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। किसी भी जो इलेक्ट्रॉन के जो सेल होते हैं उनमें जो परमाणु के जो सेल होते हैं, कक्ष होते हैं, ऑर्बिट, उनमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भरी जा सकती है वो इस चीज पर डिपेंड करती है, 2n²। ये आप लोगों को पता है। तो देखो, आप लोगों ने कक्ष पढ़े होंगे, सेल के, एल, एम और एन, ये होता है। ठीक है बच्चा, एक नंबर हो गया। ठीक है, एक नंबर हो गया, ये 2 नंबर ऑर्बिट हो गया, और ये 3 नंबर ऑर्बिट हो गया, और ये आप लोगों का 4 नंबर ऑर्बिट हो गया। तो नंबर ये आप लोगों का एन है, वो कक्षों की संख्या है। तो कक्षों की संख्या देखो, एम कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। तो कक्ष की संख्या हो गई बच्चा 3। तो अब आप लोग इस फॉर्मूले से, यानी इस फॉर्मूला से आप आराम से ये चीज बता सकते हैं कि एम सेल यानी एम जो कोष होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चा, फॉर्मूला है 2n²। मैक्सिमम किसी भी कक्ष में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² भर सकते हैं। तो देखो बच्चा, आप सब लोगों को पता है कि n बराबर आप लोगों के पास वैल्यू है 2। ठीक है ना, फॉर्मूला होता है 2n²। तो देखो, 2 वैल्यू रखिए, 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है आप सब लोगों को पता है? 4। 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। ओ सॉरी, वैल्यू ये गलत हो गया है। देखो, इसको हम आप लोगों को पता है n की वैल्यू 3 है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3। तो अब आप लोग यहाँ फॉर्मूले में रखिए 2, 3, इसका वैल्यू हो गया 3 और स्क्वायर। अब देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है आप सब लोगों को पता होता है? 9। ठीक है ना, और गुणा हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18। यानी इसमें हम लोग मैक्सिमम जो एम सेल होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्वेश्चन यही था, एम कोष यानी एम सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम सेल? सो इसका सही जवाब एक्यूरेट रहेगा आप लोगों का 18। काफी आसान सा सवाल है, इतना हार्ड है नहीं, और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो आगे भी पूरी पूरी गुंजाइश रहेगी, तो इस टाइप्स के सवाल आप लोग जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों की किस ताप पर एक समान होता है? एट व्हाट टेम्परेचर विल टू थर्मामीटर्स of one thermometer temperature and the other Celsius temperature have the same temperature reading? यानी कौन सा ताप होता है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यह आप लोगों को बताना है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध यानी एक रिलेशन होता है वो मालूम है तो इसका जवाब आप आराम से कर सकते हैं। देखो बच्चा, सेल्सियस व फ़ारेनहाइट के बीच संबंध या रिलेशन, क्या होता है? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, C/5 F-32/9। ये संबंध होता है आप लोगों के सेल्सियस और किसके बीच? फ़ारेनहाइट के बीच। तो देखो बच्चा, वैल्यू आप लोग रख, जैसे हम लोग, आप लोगों ने जनरली पढ़ाई होगा, ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जनरली आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल या बराबर होते हैं।
तो देखो सेल्सियस की वैल्यू हम लोग रखते हैं -40, तो आप लोगों का फ़ारेनहाइट का वैल्यू भी क्या आना चाहिए, -40 आना चाहिए। तब तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध होता है C/5 इक्वल F माइनस 32/9। वैल्यू रखिए आप लोग, C की वैल्यू -40 रख दिया, अपॉन 5 इक्वल F माइनस 32/9। अब देखो बच्चा 5 से -40 कितनी बार कट जाएगा, -8 बार। -8 जो है इससे गुना हो जाएगा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आप सब लोगों को पता है, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8 9 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आप सब लोगों को पता है। देखो वैल्यू क्या आई आप लोगों के पास, -8 बराबर F माइनस 32/9। तो देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का बेहतर, है ना। और ये आप लोगों के पास है F माइनस 32, F इधर आ जाएगा तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी -40। देखो माइनस बेहतर से -32 आप माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चा, आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी -40। काफी आसान है, इतना हार्ड है नहीं। -72 से आप लोग करेंगे -32 तो आप लोगों के पास बच जाएगा -40। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इतना हार्ड है नहीं। देखो बहुत आसान है, -40 डिग्री सेल्सियस पर एक जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते हैं वो एक समान होते हैं। तो काफी आसान था, इसका जवाब रहेगा -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रमुख रूप से पाया जाता है। बहुत बार आप लोगों को याद कराया बच्चा, ये विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड मेनली फाउंड टोमेटो। तो आप लोगों के पास देखो 3-4 एसिड दिए हुए हैं, बहुत बार आप लोगों को याद कराया हुआ है और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो बताइए आप लोगों का इस पर क्या आंसर होगा। देखो टार्ट्रिक एसिड होता है, वो आप सब लोगों को पता होता है, इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चा, इमली में। दूसरी बात एसिटिक अम्ल होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अचार व मुरब्बा इनमें पाया जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये आप लोगों के टमाटर में पाया जाता है, ये भी चीज आप लोगों को याद कराया हुआ है। लैक्टिक एसिड होता है, ये आप लोगों के किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। तो इसका एकदम सही जवाब क्या रहेगा, अब आप लोग आराम से आंसर बता दिए गए, आप आराम से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए जो इस क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई दे रहा है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा थर्ड वन ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ऑक्जेलिक एसिड। और इसका हम लोग यूज जो होते हैं, इसका हम दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं, कपड़ों पर दाग धब्बे, कपड़ों पर दाग धब्बे हटाने में भी इसका यूज किया, दाग धब्बों को हटाने में भी इसका उपयोग होता है, उपयोग या यूज या इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। देखो निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन का मासिक धर्म यानी तत्काल कारण विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज द इमीडिएटली केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चा, एमसी टाइम पीरियड्स। इसको आप लोग बोल सकते हैं रज चक्कर, इसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चा, रज रज चक्कर। इसको आप हिंदी में रज चक्कर भी बोलते हैं या इसको आप लोग रज धर्म भी कहते हैं। ये प्रत्येक जो फीमेल होती है उनकी 12 से 14 वर्ष की उम्र में ये क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि इमीडिएटली उसको या फिर इस उम्र तक होना तो ठीक है, लेकिन इससे कहीं पहले ही वो सीक्रेट होना लग जाए या फिर वो चीज वो क्रिया होने लग जाए, तो वो किस हार्मोन के अनबैलेंस होने की वजह से होता है। तो ये आप लोगों का सही जवाब रहेगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो आप लोगों को पता होगा कि इसके अनबैलेंस होने की वजह से ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 12 से वर्ष की उम्र से पहले ही कहीं होने लग जाता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो दूध ग्रंथियों को एक्टिव करने वाला हार्मोन होता है। दूध ग्रंथि, दूध ग्रंथि को एक्टिव, बच्चा जन्म के बाद दूध ग्रंथि, बच्चे का जन्म होने के बाद माँ की दूध ग्रंथियों को एक्टिव करने का काम जो करता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही करता है। और ये ओनली जो सीक्रेट होता है
ओनली सीक्रेट होता है वो फीमेल में ही होता है, ये मेल में नहीं होता है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है बच्चा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये भी फीमेल का हार्मोन होता है। ये भी किसका हार्मोन होता है? फीमेल का। और फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स सिम्टम्स होते हैं उनको प्रेरित करने वाला या द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनमें परिवर्तन करने वाला हार्मोन होता है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इंसुलिन होता है, ये शुगर या शर्करा, अपने शरीर में शुगर या शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण करता है, की मात्रा पर नियंत्रण या कंट्रोल करता है। तो इसका क्या सही जवाब होगा? आप जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। काफी आसान है, इतना हार्ड नहीं है, जल्दी आंसर करिए, देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा ऑक्सीटॉक्सिन। काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बीमारी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत बोला जा रहा है? 4 स्टेटमेंट आप लोगों के पास दिए गए हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, उसको सिलेक्ट करना है। देखो बीमारी कौन सी है? टीबी, यानी इसको हम लोग तपेदिक भी कहते हैं। टीबी के क्या क्या नाम हो सकते हैं ये आप लोगों को बताया हुआ है। टीबी को हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं, टीबी को आप लोग क्षय रोग भी कहते हैं, इसको आप लोग तपेदिक भी कहते हैं, और तपेदिक, और इसके अलावा इसको यक्ष्मा रोग भी कह सकते हैं, और इसी के अलावा इसको कोच रोग भी कहते हैं। कोच रोग कोई रोग नहीं है, ये टीबी के बैक्टीरिया की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, तो उन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज करी तो इनको रेस्पेक्ट दिया गया और टीबी को कोच रोग भी कहा जाने लगा। बच्चा आप लोगों को ध्यान रखना, ये सारे नाम जो होते हैं वो टीबी के ही नाम होते हैं। और यहाँ पर बोला तपेदिक या टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विथ रेफरेंस टू ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस, और टीबी के लिए जांच हो जाती है वो ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट ही होता है। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, देख रहे हैं आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर, फेफड़ों को प्रभावित करता है ये बीमारी। बिल्कुल टीबी होती है तो अपने लंग्स यानी फेफड़े एकदम सलनी हो जाते हैं, जैसे कोविड-19 में अपने लंग्स यानी फेफड़े ही इफेक्टेड हुए थे, वैसे ही टीबी में भी आप लोगों के लंग्स यानी फेफड़ा ही इफेक्टेड होता है। दूसरी बात है, ये फेफड़ों के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये बात तो एकदम सही बोल रहा है, कोई गलत बात नहीं है। टीबी फेफड़ों के साथ साथ अन्य भागों को भी इफेक्टेड कर सकता है। इट इफेक्टेड द लंग्स बट कैन ऑल्सो इफेक्टेड अदर बॉडी पार्ट्स। तो एकदम सही स्टेटमेंट है, कोई गलती नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है यह एक दूसरे में व्यक्ति में हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। नहीं भाई साहब, ये तो इसने गलत बात बोल दिया है। ये हवा के मार्फत तो एक दूसरे में फैलता है। एक बार काशने पर इतना सा आप लोगों ने कर दिया तो लाखों बैक्टीरिया हवा में चले जाते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के मार्फत ये फैल जाती है बीमारी। तो ये स्टेटमेंट इसने गलत बोला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है बेसिलस कोलमेट गुआनिन वैक्सीन का उपयोग जोखिम वाले मामलों, अधिक जोखिम वाले मामलों के इलाज के लिए किया जाता है। बिल्कुल, देखो बीसीजी एक टीका होता है, बीसीजी जो होता है टीका है, यानी ये टीका आप लोगों को ध्यान रखना है टीबी के लिए दिया जाता है, और ये जन्म के तुरंत बाद ही लग जाता है। जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगता है? तो आप लोगों का जवाब आएगा बीसीजी, और बीसीजी के टीके का संबंध किससे है? तो टीबी से ही है। और ये जो होता है अधिक जोखिम या टीबी वाले बीमारियों वाले रोगों के लिए लगाया जाता है। तो ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन में अगला ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट अनकरेक्ट या नॉट करेक्ट या फिर सही नहीं है? तो बच्चा आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस लाइन के हिसाब किताब से। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसको सुरक्षात्मक सामग्री कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मटेरियल। प्रोटेक्शन मतलब होता है रक्षा करना। हम लोगों की रक्षा, प्रोटेक्शन किस तरीके की रक्षा? तो हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, कोई भी इस तरीके के कीटाणु वगैरह जाते हैं और वो बीमारियों को फैलाते हैं, तो उनसे रक्षा देने का काम इन तीन मटेरियल जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से कौन सा मटेरियल या सब्सटेंस ऐसा होता है जो हमारे शरीर में रक्षा या सुरक्षात्मकता का कार्य करता है? तो देखो बच्चा विटामिन, पहला ही ऑप्शन सही है एकदम। विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में
सुरक्षात्मक पदार्थ कहलाते हैं, या सुरक्षा या प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। प्रोटीन होते हैं हमें प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर में डैमेज भागों की रिकवरी करते हैं। डैमेज ऑर्गन या घाव आ गया है तो उसको ठीक करने का काम प्रोटीन का होता है, या वर्दी या ग्रोथ या वर्मत के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और इंस्टेंट ऊर्जा के लिए आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। तुरंत ऊर्जा, आप लोगों को तुरंत ऊर्जा कौन दे सकता है? तो आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने आप लोगों को डिटेल से बताया था ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप लोग इसका आराम से आंसर कर सकते हैं। कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, मेनोज क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, ये तमाम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा मिलता है, तमाम चीजें आप लोगों को बताया हुआ है। नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होगा। देखो इसमें आप लोगों का एकदम सही जवाब जाने वाला है, विटामिन होते हैं। और विटामिन का भी हम लोगों ने आप लोगों को डिटेल दे दिया है, तो और आप लोगों को इस पर डिटेल दे देंगे। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका सही आंसर विटामिन होता है और ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है और आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछते पूछते कंपटीशन यानी प्रतियोगी एग्जाम में बूढ़ा सवाल हो गया है। ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर करिए। देखें कितना आसान सा सवाल है। बेरी बेरी रोग किस कमी के कारण होता है? द डिजीज बेरी बेरी इज केस ड्यू टू, तो देखो किसकी डिफिशियंसी, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी या कमी से ये आप लोगों का बेरी बेरी हो जाता है? देखो विटामिन B2 की कमी से या डिफिशियंसी से आप लोगों की बीमारी होती है, उसको कहते हैं किलोसिस डिजीज। इसमें आप लोगों की स्किन खराब हो जाती है, ठीक है ना। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना, विटामिन B2 B1 होता है ना, B2 से किलोसिस होता है और B1 से आप लोगों का क्या होता है बच्चा? बेरी बेरी डिजीज होता है, बेरी बेरी डिजीज। तो ये चीज ध्यान रखना। विटामिन B6 की कमी से आप लोगों में खून की कमी यानी एनीमिया हो जाएगा और रक्तअल्पता या फिर इसको खून की कमी भी कह सकते हैं, विटामिन B6 की कमी से होता है। और आप लोगों के B12 जो होता है, इसकी कमी से जो बीमारी होती है बच्चा, उसको हम लोग घातक एनीमिया कहते हैं। घातक एनीमिया, खून की कमी तो होगी लेकिन वो घातक कमी हो जाएगी खून की। इसकी कमी से आप लोग ध्यान रखना परनीसिस एनीमिया हो जाता है, परनीसिस एनीमिया। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट कनेक्टिंग विटामिन कौन सा होता है? तो कोबाल्ट कनेक्टिंग विटामिन जो होता है वो आप लोगों का यही होता है, और इसी को ही हम लोग ब्लू विटामिन भी कहते हैं। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका एकदम सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है बच्चा, स्टार्च इज ए, यानी स्टार्च क्या है? देखो स्टार्च बच्चा आप सब लोगों को ध्यान रखना है, एक कार्बोहाइड्रेट है। एक क्या है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के भी अपने 3 प्रकार होते हैं, जिनमें आप लोगों ने एक पढ़ा था मोनोसेकेराइड। कौन सा पढ़ा बच्चा? मोनोसेकेराइड। और एक पढ़ा आप लोगों ने डाई सेकेराइड। और एक आप लोगों ने पढ़ा पॉलीसेकेराइड। तो आप सब लोग अब इसका आंसर कर सकते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों को जो सेल्यूलोज, स्टार्च, मंड, ये जो चीजें बताई थी वो किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स में बताई थी। यानी स्टार्च जो होता है वो एक कैसा कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे ज्यादा चावल में, चावल, अनाज, ठीक है ना, रोटी, ठीक है ना, इसके अलावा आप लोग आलू, इन सब में क्या होता है बच्चा? स्टार्च अच्छा होता है। स्टार्च को हम लोग, स्टार्च जो होता है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको चोकर भी कहा जाता है। ये चीज भी ध्यान रखना है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है? दिस इज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसेकेराइड होता है वो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इट मीन्स पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा मोनो यूनिट मिलकर जो सेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं उनको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और ये सबसे कम मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे कम मीठे। ये चीज भी ध्यान रखना आप लोगों को, सबसे कम मीठे कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? तो आप लोगों का जवाब आएगा पॉलीसेकेराइड। और सबसे ज्यादा मीठे कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? तो मोनोसेकेराइड। सबसे ज्यादा मीठे,
सबसे ज्यादा मीठे कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? तो पॉलीसेकेराइड होते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, सब लोगों ने जवाब कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से दांत व हड्डियां किससे बने होते हैं? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ? तो आप सब लोग कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना बच्चा, CaCO3, ये हड्डियों में होता तो है और ये मजबूत बनाता है। क्या बनाता है बच्चा? मजबूत। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग, यानी हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने का काम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये अंडे का ऊपर का कवर का भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से आप लोगों का स्टोन यानी पथरी भी बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों को ध्यान रखना मोती में भी होता है। लेकिन मेन कंपाउंड जो होता है अपनी बोन और टीथ यानी हड्डियां और दांतों के लिए, वो होता है कैल्शियम और फास्फेट। ये चीज ध्यान रखना, कैल्शियम सल्फेट नहीं होता है और कैल्शियम नाइट्रेट नहीं होता है। इस सवाल का जवाब होगा आप लोगों का कैल्शियम सल्फेट, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। काफी आसान सा सवाल था, इतना हार्ड है नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस रंग की अधिकतम तरंग दैर्घ्य होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ? यानी वेवलेंथ इट मींस तरंग दैर्घ्य। जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है वो किस कलर की होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना बच्चा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है लाल की, और सबसे कम आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब आएगा बैंगनी की। ठीक है बच्चा, बैंगनी की। सबसे कम किसका होता है बच्चा? बैंगनी की। बैंगनी का सबसे कम वेवलेंथ होता है। अब ध्यान रखना, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए डेंजर जोन, डेंजर जोन जो होता है ना, डेंजर जोन, डेंजर जोन आप बोलते हैं खतरे के खतरा, खतरे के निशान, खतरे के निशान में किस कलर का यूज किया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना, लाल कलर का यूज किया जाता है। और लाल कलर हम लोगों को दूर से दिख जाता है। इसकी स्केटरिंग आप लोगों से पूछा जाए यानी परकिनन, इसका आप लोगों से परकिनन पूछा जाए तो परकिनन होता है कम, ठीक है ना, और परकिनन इसका होता है ज्यादा। किसका बच्चा? बैंगनी का। तो इसमें आप लोगों का एकदम सही जवाब रहने वाला है वो लाल कलर रहने वाला है। लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और स्केटरिंग सबसे कम होती है। स्केटरिंग मतलब होता है बिखरना या फैलना, लाल कलर सबसे कम बिखरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा है, जवाब करिए। वयस्कों में रक्त की मात्रा होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। बहुत आसान सा सवाल है और पहला ही ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट जवाब रहेगा। 5 से 6 लीटर एकदम सही जवाब है। 3 से 4 लीटर नहीं होगा, 10 से 12 लीटर नहीं होगा। और यहाँ आप लोगों का ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या है बच्चा? नन ऑफ दीज। तो इसका आप लोगों का सही जवाब रहने वाला है 5 से 6 लीटर। यदि कुल वजन का प्रतिशत पूछा जाए, कुल वजन का प्रतिशत, अपनी बॉडी में कुल वजन का, ब्लड का प्रतिशत पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखना 7% अपनी बॉडी में ब्लड होता है। और ब्लड का मापन हम जो करते हैं, मेजरिंग या मापन, वो आप लोग ध्यान रखना यूनिट में करते हैं, ठीक है ना। और 1 यूनिट बराबर कितना ब्लड होता है? तो आप लोगों को पता होगा 450 ml, या फिर आप लोग बोल सकते हैं 350 ml, ठीक है ना बच्चा। तो ये चीज ध्यान रखना, 10 से 12 लीटर यूनिट ब्लड हम लोगों में होता ही है। 9 से कम यूनिट ब्लड आप लोगों में है तो आप लोग रक्त की कमी है, इसको हम एनीमिया भी कह सकते हैं। और ज्यादा होना पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या डिप्थेरिया और एम्फ्लुएंजा दो रोग होते हैं? एक डिप्थेरिया है, एक एम्फ्लुएंजा है। रोगों का कारण, व्हाट इज केस डिप्थेरिया एंड एम्फ्लुएंजा डिजीज? यानी आप लोगों के पास जैविक फैक्टर दिखाए गए हैं, एक कवक, एक जीवाणु, विषाणु प्रोटोजोआ, जीवाणु विषाणु, फंगी बैक्टीरिया, वायरस प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया वायरस, इनमें से कौन सा जो आप लोगों का ये बीमारी है इनका कारण बनता है, ये पूछ रहा है। तो देखो, डिप्थेरिया होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा होता है वो एक वायरस रिलेटेड बीमारी में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो जीवाणु और विषाणु ऑप्शन दिख रहा है वो इसका एकदम सही जवाब चला जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट।
जीवाणु के लिए आप लोग एक ट्रिक भी बोलते हैं, जैसे कि पंडित का टीका न्यू है, इससे आप लोग ये बीमारियां डिफाइन कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है। और विषाणु के लिए आप लोग एक ट्रिक बोलते हैं कि छोटी माता व आया ने हैप्पी एड्स डे पर साइज बर्ड का चिकन खाया, जिससे उनके पोलियो, पीलिया, कसरा, कोरोना तथा स्वाहा हो गया। इस ट्रिक से आप लोग बैक्टीरियल वायरस रिलेटेड यानी विषाणु से जनित जो रोग है वो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका एकदम सही जवाब रहने वाला है सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पौधा हार्मोन कौन सा है? यहाँ योगा लिख दिया गया है, ये वर्ड आप लोग ध्यान पढ़िए। पादप हार्मोन ली, पादप हार्मोन करिए यहाँ। पादप हार्मोन द प्लांट हार्मोन द सेल मतलब डिवीजन, डिवीजन इट मींस विभाजन। विभाजन के लिए आप लोग देखो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये पादप हार्मोन या पौधा हार्मोन ही होता है। ये पादपों को हाइट वृद्धि या फिर ग्रोथ के लिए काम करता है ऑक्सिन हार्मोन, है ना। दूसरी बात है जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन नहीं होगा, ऑक्सिन हार्मोन भी नहीं होगा। साइटो का सेंस होता है बच्चा, साइटो का सेंस क्या होता है? सेल। और काइनिन मतलब क्या होता है? विभाजन। तो कोशिका का विभाजन करने वाला पौधा हार्मोन या पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन होता है वो साइटोकाइनिन होता है। ये चीज ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखिए, ऑक्सिन हार्मोन एक पादप हार्मोन ही है, ठीक है ना, जबकि ऑक्सीटोक्सिन एक जंतु हार्मोन है। ये चीज ध्यान रखना, ये भी आप लोगों का पादप हार्मोन ही है, ठीक है बच्चा। कभी कभार आप लोगों को बीच में जंतु हार्मोन का ही ऑप्शन दे देता है, तो वो भी चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो पौधा हार्मोन है। एक ऑक्सीटोक्सिन पहले आप लोगों ने पहले पढ़ा है, ऑक्सीटोक्सिन। देखो ऑक्सीटोक्सिन जो होता है ना, ऑक्सीटोक्सिन नाम सेम से ही दिख रहे हैं आप लोग, ऑक्सीटोक्सिन ऑक्सिन, थोड़ा सा डिफरेंस। ये जंतु हार्मोन होता है, ये क्या है बच्चा? जंतु हार्मोन होता है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट किस अंग में पाया जाता है? विच ऑर्गन ओस्टियोसाइट फाउंड? यानी ओस्टियोसाइट जो होता है वो हड्डी से रिलेटेड है बच्चा, लीवर से रिलेटेड नहीं है। ये आप लोगों के जो रिलेटेड है वो किससे? बोन यानी हड्डी से रिलेटेड होता है। और त्वचा स्किन का इससे कोई मतलब नहीं है, और ब्रेन मस्तिष्क से भी इसका कोई रिलेशन या संबंध नहीं है। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल है, आप आराम से जवाब कर सकते हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए बच्चा। आज का लास्ट सवाल आप लोगों के बीच है, काफी आसान है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कार बैटरी में उपयोग किया जाता है, यूज्ड इन कार बैटरी, यानी इनमें से कौन चारों ऑप्शन में है जो कार की बैटरी में यूज किया जाता है? तो भारी जल यानी हेवी वाटर, इसको हम लोग लिखते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, और इसका यूज यहाँ नहीं होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल बच्चा, H2SO4, ये क्या होता है बच्चा? H2SO4। और ये जो होता है आप लोगों का किंग ऑफ एसिड, आप लोगों ने पढ़ा होगा, किंग ऑफ जो एसिड होता है ये आप लोगों की कार बैटरी में यूज होता है। कार बैटरी में यूज कौन होता है? तो H2SO4 यूज होता है। इसकी आप लोगों को पीएच वैल्यू भी बता रखी है, इसका पीएच होता है 1 से 0, 1 पीएच वैल्यू होती है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या होता है बच्चा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आप लोगों की एसिड रेन में प्रचुर मात्रा में मिल सकता है या होता है, इसलिए हम एसिड रेन का यूज कार की बैटरी में कर सकते हैं। कार की बैटरी में एसिड रेन का यूज किया जा सकता है। सिंपल है, बहुत आसान है। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग जल्दी और आप लोगों के बीच इस प्रकार के जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चन होते हैं, कितने हार्ड होते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर और आप लोगों के बीच आएंगे। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मस्त रहिए, बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करिए। देखो बच्चा, मेहनत से ही सब कुछ पॉसिबल है, बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इतना आसान है नहीं जितना हम लोग सोचते हैं, और इतना हार्ड भी नहीं है जितना कि हम लोग सोच बैठे हैं। बहुत आसान है, लेकिन जरूरत है तो हम लोगों को कंटिन्यूटी और रेगुलर किसी चीज़ को करने की। तो मिलेंगे अब एक नई अपडेट के साथ, जब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।